चलिए अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न का भी अभ्यास कर लेंगे। पहला प्रश्न है, प्रकृति का नियम है कि ऑप्शन नंबर 1, कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः एक जैसे नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन 2, दो व्यक्ति पूर्णतः एक जैसे हो सकते हैं। ऑप्शन 3, इस संदर्भ में कुछ नहीं कहा जा सकता है। ऑप्शन 4, दो व्यक्ति की तुलना नहीं की जा सकती है। देखिए, प्रकृति का नियम है व्यक्ति विभिन्नता के संदर्भ में क्या है कि कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः एक जैसे नहीं हो सकते, यानी कि 1 नंबर जो है और राइट आंसर आपका है। 2 नंबर, व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित प्रत्यय पर सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने कार्य किया। अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े कि व्यक्तिगत विभिन्नता संबंधित जो समर्थक थे या जो नियम दिए थे वो गॉल्टन साहब ने दिए थे। किसने दिए थे? गॉल्टन साहब ने। इसका ए नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एज राइट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नंबर 3, कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से कितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्ति भिन्नता कहते हैं। तो ये जेम्स ड्रेबर साहब का कथन है, इसको याद रखना है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। देखिए, पहला प्रश्न है कि प्रत्येक व्यक्ति भाषा के विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाएं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2, अन्य कौशलों की तरह भाषा भी एक प्रकार की कौशल है। ऑप्शन नंबर 3, भाषा का विकास धीरे धीरे होता है परंतु निश्चित क्रम में होता है, यानी कि भाषा के बारे में बोल रहा है तीनों। प्रत्येक व्यक्ति भाषा के विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती है, बिल्कुल सही बोल रहा है। अन्य कौशलों की तरह भाषा भी एक प्रकार का कौशल है, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा कि भाषा का विकास धीरे धीरे परंतु निश्चित क्रम में होता है। ये तीनों प्रश्न सही है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का आंसर डी इज राइट आंसर। डी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्यक्तिक भिन्नता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी बोले व्यक्तिक भिन्नता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। स्त्री की शारीरिक संरचना पुरुषों से अलग होती है, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो हो ही नहीं सकता है। बालकों में भी बुद्धि के आधार पर व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। बालकों में भी बुद्धि के आधार पर व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है, ये भी तो सही है, हमको गलत चुनना है, ये भी नहीं हो सकता है। मानव के व्यक्तित्व एवं विकास पर उसके परिवार एवं समाज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव पड़ता है, यहाँ पे लिखा है प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं ये तो सही लग रहा है। इस सभी बालकों की अभिवृत्ति एवं रुचियां एक समान नहीं होती, ये बिल्कुल सही है। सही है तो नहीं होगा। ऑप्शन बोल रहा है कि व्यक्ति भिन्नता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 3 सही नहीं है, इसलिए इसका 3 नंबर सही होगा। क्योंकि मानव व्यक्ति एवं विकास पर उसके परिवार एवं समाज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव पड़ता है, यहाँ बोल रहा है प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए 3 गलत है, इसलिए 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, बालकों की अभिवृत्ति के निर्धारण में किन तत्वों की भूमिका होती है? बालकों की अभिवृत्ति के निर्धारण में किन तत्वों की भूमिका होती है? परिवार की, समाज की, समुदाय की, यानी कि सभी का होती है। ऑल ऑफ दिस, ये सभी आंसर हो जाएगा। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नता के ब्याज व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। व्यक्ति विभिन्नता के संदर्भ में यह कथन किसका? यह कथन है, इसको याद रखना है, यह टॉयलर का कथन है। किसका कथन है? तो टॉयलर साहब का कथन है। टॉयलर का कथन है कि संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। व्यक्ति विभिन्नता के संदर्भ में यह कथन किसका है? यह टॉयलर का है। 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
बालकों का स्वरूप अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी दोनों प्रकृति का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि सत्य नहीं है, ध्यान देना है, सत्य नहीं है, क्या बोला, सत्य नहीं है। बालक के आधार भी व्यक्ति भिन्नता पाई जाती है, यानी जाति के आधार पर भी व्यक्ति भिन्नता पाई जाती है। शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्ति भिन्नता पाई जाती है। कार्य कुशलता के आधार पर व्यक्ति भिन्नता पाई जाती है। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि असत्य चुनना है। कार्य कुशलता के आधार पर व्यक्ति भिन्नता पाई जाती है। बालकों का स्वरूप सत्य नहीं है, तो यही लग रहा है सत्य नहीं है। आंसर 4 नंबर होगा। कार्य कुशलता के आधार पर व्यक्ति भिन्नता पाई जाती है, जरूरी नहीं है। प्रश्न नंबर 9, व्यक्ति भिन्नता को निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा कारक प्रभावित करता है? केवल वातावरण। केवल शब्द अगर पेडागोगी में केवल शब्द लगा है तो वो हमेशा गलत होता है। केवल शब्द लगा है तो नेगेटिव होता है। यहाँ बोले कौन सा प्रभावित कारक है, केवल लगा है इसलिए दोनों कट जाएगा। ए और बी नहीं होगा, क्योंकि केवल वातावरण ये नहीं, केवल वंशानुक्रम ये भी नहीं, वातावरण एवं वंशानुक्रम दोनों। 3 नंबर बिल्कुल सही आंसर है। 10 नंबर प्रश्न, बालक की आयु में वृद्धि होने के साथ साथ उसका विकास होता है, शारीरिक, संवेगात्मक, मानसिक। बालक का आयु में विकास होगा तो ये सभी सही है, उपलब्धि। मानसिक विकास भी होगा, शारीरिक विकास भी होगा, संवेगात्मक विकास भी होगा। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? परिपक्वता कुछ बालकों में देर से आती है तो कुछ में जल्दी, ये बिल्कुल सही है, 11 नंबर सही है। बुद्धि के कारण भी बालक में अंतर होता है, ये भी सही है। शारीरिक संरचना के आधार पर भी लड़के एवं लड़कियों में अंतर पाया जाता है, बिल्कुल सही बोल रहा है। कार्य करने की कुशलता प्रत्येक व्यक्ति में समान होती है, ये गलत है, इसलिए 4 आंसर, क्योंकि यहाँ बोल रहा था सत्य नहीं है। क्या आंसर खोजना था? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मनोवैज्ञानिक के अनुसार बालकों की रुचियों एवं क्षमताओं में अंतर होता है। नंबर 1 प्रश्न चुनना है, कौन सा सत्य नहीं है? मनोवैज्ञानिक के अनुसार बालक की रुचियों एवं क्षमताओं में अंतर होता है, बिल्कुल सही। एक शिक्षक को कक्षा में सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराना चाहिए, ये भी सही बोल रहा है। बालकों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही शिक्षण व्यवस्था की जानी चाहिए, बिल्कुल सही बोल रहा है। कक्षा का आकार तय करने में व्यक्ति भिन्नता का कोई योगदान नहीं होता, बिल्कुल गलत है। कक्षा का आकार तय करने में व्यक्ति भिन्नता का योगदान होता है, यहाँ लिखा है, यानी कि इसका आंसर 4 नंबर होगा। अब कुछ पूछे गए प्रश्न है, विगत प्रश्न 2011 प्रश्न पूछा गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है, इसका अर्थ क्या है? शिक्षार्थी में न तो कोई समान विशेषता होती है और न ही उसके समान लक्ष्य। नंबर 2, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या नहीं है। एक विषमरूपी कक्षा में विद्यार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है, ऐसा बात नहीं है। कोई भी 2 शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते, जिसका 1 नंबर भी सही है, 2 नंबर भी, 1 नंबर सही है और 4 नंबर, तो सबसे सटीक लग रहा है 4 नंबर आंसर, इसका आंसर होगा 4 नंबर, कि कोई भी 2 विद्यार्थी अपनी योग्यता और रुचि और प्रतिभाओं में एक समान नहीं हो सकते। 4 नंबर सही आंसर है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं, विकास की दर में, विकास का क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में। विकास के क्रमिक विकास होता है, लेकिन विकास की जो दर है वह सभी में एक दूसरे से भिन्न होता है, किसी के मंद होता है तो किसी में शुष्क होता है, इसलिए विकास की दर में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। 8 नंबर होगा आंसर, ए इज करेक्ट आंसर।
व्यक्तिगत भिन्नता के लिए मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास। व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रम को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने का कोशिश। उपयुक्त दोनों। देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए, दोनों सही है। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि, योग्यता को जानने का प्रयास। अभिरुचि, योग्यता को जानने का प्रयास जरूरी है। व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रम को उसकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश, उसकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश, ये भी सही है, यानी कि दोनों सही है। ये पंजाब टेट में पूछा गया 2011 का क्वेश्चन है, 3 नंबर सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को अधिगम एक समान गति पर बल देना चाहिए। सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराना चाहिए। कठोर अनुशासन, कठोर तो होगा ही नहीं, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, कठोर होता ही, कठोर शब्द तो होगा नहीं। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि परीक्षा संख्या बढ़ा देंगे तो व्यक्ति भिन्नता प्रदर्शित होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अधिगम एक समान गति से होना चाहिए, ये सही है, लेकिन यहाँ सटीक आंसर आपका बी नंबर है कि सीखने की विविध अनुभव उपलब्ध कराना चाहिए, इसलिए 2 नंबर आपका सही आंसर होगा, 2 नंबर। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो व्यक्ति भिन्नता को दर्शाता है। विद्यालय को किसके लिए व्यक्ति भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? व्यक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति के लिए। 2 नंबर है व्यक्तिक शिक्षार्थी के मध्य खाई को कम करने के लिए। 3 नंबर ऑप्शन है कि शिक्षार्थी के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। कोई प्रश्न है कि विद्यालय को किसके लिए व्यक्ति भिन्नता को पूरा कर, व्यक्ति भिन्नता को पूरा किसके लिए, जो 2 बच्चों की जो कमी है, जो खाई है, उसको कम करने के लिए, यानी कि 2 नंबर आपका सही आंसर होगा, 20 का 2 होगा। सह शैक्षिक क्षेत्रों के निष्पादन के आधार पर शैक्षिक क्षेत्रों के निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 है यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, बिल्कुल सही लग रहा है, आगे देखते हैं। यह हंसियाकृत मतलब हस्तकृत, हाथों से किया हुआ विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुमान करता है, ऐसा तो नहीं है। यह सार्वभौमिक धारण रिटेशन को सुनिश्चित करता है। यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, सम्मान विकसित तो होगा नहीं, सम्मान विकसित तो होगा नहीं। प्रश्न है कि सह शैक्षिक क्षेत्रों के निष्पादन के आधार पर शैक्षिक क्षेत्रों के निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? इसका 1 नंबर राइट आंसर होगा कि यह व्यक्ति भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 क्या है? सभी विद्यार्थियों के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन करना, ठीक है। बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थी को सीखने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना, अवसर लग रही है। शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजना। इसमें सबसे सैटिस्फाइड आंसर आपका 2 नंबर है कि शिक्षार्थी में व्यक्तिगत भिन्नता को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? तो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का पालन करना, एक पॉइंट यहाँ है। दूसरा कि शिक्षार्थियों के सीखने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना, 2 नंबर सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। कक्षा के विद्यार्थी के व्यक्तिगत विभेद लाभकारी है क्योंकि अध्यापक को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए। हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों के परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन 3 अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर तक पाठचर्या के हस्तांतरण की गति को कम करते हैं। ऑप्शन 4 लाभकारी हैं
क्योंकि ये विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक संरचना को खोजने में अध्यापक को प्रवृत्त करते हैं। देखिए प्रश्न है कि कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद प्रश्न एक लाभकारी तो है, लाभकारी नहीं है, इसलिए नहीं है तो गलत हो गया पहले ही। हानिकारक है, ये भी तो नहीं होगा। अनुपयुक्त है, तीनों नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यानी कि आंसर आपका 4 नंबर का। लाभकारी है क्योंकि यह विद्यार्थी की संज्ञानात्मक संरचना को खोजने में अध्यापक की प्रवृत्त करता है। चलिए, और आप लोग वीडियो देख लिए हैं, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।